अभी मेरे जितने भी दोस्त बाहर हैं प्लीज अंदर आ जाइए, मैं बहुत जबरदस्त चीज शेयर करने वाला हूं। यदि उनकी वो मिस हो गई, 2 मिनट की वीडियो क्लिपिंग है जो आपके अंदर आग लगा देगी। ठीक है, तो काइंडली प्लीज सेटल डाउन फास्ट। हाँ, फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी, ऐसी वीडियो है। कितने लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी? जो एमडीआरटी कर रहा है वो सीओटी नहीं कर सकता, जो सीओटी कर रहा है वो टीओटी नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर रहा है वो डांस भी नहीं कर सकता, जो डांस कर रहा है वो किसी को दूसरे को नहीं नचा सकता। ऐसा कितने लोगों को लगता है? लगता है किसी को कि मैं ये नहीं कर सकता? दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये मेरे को मिली और चूंकि इसने मेरे को मोटिवेट कर दिया, तो मैंने क्यों ना अपने भाइयों को बहनों को मैं इस शेयर करूं चाहता हूं। ठीक है ना? तो संजीत भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो पैरा ओलंपिक, ये मैं बता देता हूं, ये पैरा ओलंपिक जो फिजिकली डिसेबल प्लेयर्स होते हैं उनके ओलंपिक की तैयारी है 2016 की। आप एक बार दिल थाम के देखिए सर। Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes! वी आर द सुपर ह्यूमंस। अभी भी कुछ डाउट है? दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए मैं बजवाना चाहता हूं। यस, यू कैन। इसी कड़ी में मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं जो मैंने मेंबरशिप के लिए दी थी। ये जो मेंबरशिप का जो कंट्रीब्यूशन है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। यहाँ आपको सबको पता है, जो हमारे मेंबर्स हैं पिछले 3-4 साल से वो सब चीज़ें चली रही हैं। यदि कोई सिल्वर मेंबर अपनी मेंबरशिप को गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहता है, जिसने 15,000 रुपये दिए हुए हैं, 51,000 की मेंबरशिप ले सकता है, बैलेंस 36,000 रुपये जमा करके। यही है ना सुनील भाई? हाँ, उसे अभी भी बचत है। ठीक है ना?
और नए मेंबर्स के लिए तो यही है, उसके लिए इतना ही है कि आज यदि वो मेंबरशिप लेते हैं तो ये आज की फीस, आज का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई राजेश चेतन जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेंगे। और चूँकि सर का जो हमारे अगले स्पीकर हैं वो हमारे लिए राजेश भाई तो उन्हें वशिष्ठ गुरु से मतलब कंपेयर कर लेते हैं, वही उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे। उनका शेड्यूल थोड़ा टाइट है तो इसलिए हम आपके और उनके बीच में से मैं जल्दी से जल्दी हट जाता हूँ। और ओवर टू राजेश भाई। ये गेट क्यों अभी खुला है, इसको बंद नहीं किया जा सकता? ये मोबाइल फोन ने जिंदगी खराब कर दी है, 24 घंटे का गुलाम बना दिया आप लोगों को। आपको हर कॉल में ग्राहक नजर आता है, पॉलिसी आ गई ऐसा लगता है। कार्यक्रम में भी लगातार लोग मोबाइल यूज कर रहे थे। हालत ये हो गई है, शमशान घाट में भी उधर से मुर्दे का अंतिम संस्कार चल रहा है, इधर से आपकी पॉलिसी बेच रहे हैं आप। मैंने देखा है लोगों को बेचते हुए, जहां बेचनी है वहां तो बेचते नहीं, वहां जरूर पॉलिसी बेचेंगे। चलिए अच्छा है, अभी तक सब ठीक लग रहा है आप लोगों को। तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि मुझे होटल की जब बुकिंग की थी अतुल जैन साहब ने, तो एमजी दी थी 50, डर के मारे कि लगा था पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कितना डर है लोगों में कोविड का। पहला सेमिनार है, वेबिनार से सेमिनार की तरफ जा रहे हैं, तो हालत हमारी बहुत ख़राब थी। पर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मुझे अभी रजिस्ट्रेशन डेस्क ने बताया कि 100+ यहाँ पे, हाँ आने से पहले अगर आप सूचित कर दें। अमेरिका में तो बारात में भी अगर आप जाएंगे तो पहले से कंफर्मेशन देंगे तो बारात में एंट्री है, नहीं तो आप चाहे दूल्हे के भाई हो बारात में एंट्री नहीं मिलेगी। करा दे तो आप दोबारा से बारात लेके जाने वाले हो क्या? हर 3 महीने में बारात निकल रही है। तो ये बात ठीक कही इन्होंने। अभी होटल में बहुत मुश्किल हुई, 50 mg से 100 लोगों को भोजन करवाना। ये तो यहाँ पुराना होटल है, रजिस्ट्री अपने नाम होने वाली है, इसलिए अपन यहाँ पे पंगा ले लेते हैं इस तरह का, नहीं तो जल्दी से क्यों एडजस्ट करता नहीं है। मुझे इस काम के लिए अतुल भाई ने और त्यागी जी ने कहा है, मैं वो परिचय आपको देना चाहता हूँ। हम सब यहाँ ज़्यादातर लोग बैठे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, यस और नो? अब मेरा एक सवाल है, लाइफ, आज बात हमने सीखी प्रॉफिट मेकिंग सीखा। हम लोग कौन हैं? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का फोकस किस पे होना चाहिए? प्रॉफिट के ऊपर। जीवन आनंद के ऊपर होना चाहिए क्या? जीवन लाभ पे होना चाहिए क्या? शुद्ध लाभ पे होना चाहिए, यस और नो? अपने को क्या देना? अंबानी साहब, अडानी साहब प्रॉफिट पे ध्यान रखते तो अपने को कहां ध्यान करना चाहिए? अच्छा, अब मैं अगला सवाल करता हूं, क्या लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप है कि जर्नल इंश्योरेंस में ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप है? आपको पता ही नहीं है। फिर सवाल, लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है कि जर्नल इंश्योरेंस में ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? हाँ, मेक श्योर, क्योंकि आप लोग लाइफ इंश्योरेंस को ही जानते हो, जनरल इंश्योरेंस के स्कोप को जानते ही नहीं। मेरा बेटा राघव को तो आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? ओके, उसने लास्ट ईयर 2.25 करोड़ रुपए का जनरल इंश्योरेंस में सिंगल चेक उठाया था। कितने अमाउंट का? 2.25 करोड़ का। राघव की उम्र कितनी है? 31, 31-32 साल की एज है। हम यहाँ पर 50 साल के, 60 साल के भी प्रोफेशनल बैठे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में किसने इतना बड़ा चेक उठाया क्या? सिंगल चेक 2.25 करोड़ रुपए का एक आदमी ने। धर्मपाल जी के लिए तालियां। धर्मपाल जी कुछ भी कर सकते हैं।
पर धर्मपाल जी हमारे चुप साइलेंट हैं, एकदम चुप होके काम करते रहते हैं। मैं इनको बोलता हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मनमोहन सिंह बोलता हूं मैं इनको, खामोश होके चलते रहते हैं। एक ना हाथ गगन का भी उठा था उधर से, तालियां गगन के लिए भी। पर मैं ये चर्चा इसलिए करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट एफपीआईटी का मिशन जो है फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल, आप जो है लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जनरल इंश्योरेंस को आप केवल मेडिक्लेम समझते हो। मेडिक्लेम नहीं है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस केवल व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है। जनरल इंश्योरेंस केवल पीए पॉलिसी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस इतना बड़ा काम है कि एक इंडस्ट्री पकड़िए, टीओटी उसी दिन पूरी हो जाती है एक इंडस्ट्री पकड़ने से। डू यू नो, जानते हैं आप? इसलिए मेरे बच्चों ने दोनों ने नौकरी छोड़ी। एक था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का मैनेजर, एक था एसबीआई स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर। उन्होंने ब्रोकिंग कंपनी बनाई और निश्चित रूप से वो, मुझे लगने लगा कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस से बड़ा अगर कोई सेगमेंट है तो जनरल इंश्योरेंस का है। और आज विजय बीपी ने ये बता दिया कि फोकस रखो प्रॉफिट के ऊपर, यस और नो, प्रॉफिट पे फोकस रखो। और ये जो रिबेट वाला मैटर है जनरल इंश्योरेंस में किसी नहीं होता। ज्यादा कंफर्टेबल कहां हो आप? मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बंद करो। कभी लाइफ से भी जाओ, जर्नल से भी जाओ, पंगा मत लेना। लेकिन अपने को जर्नल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एफपीआईटी इसलिए बार बार सोचती है कि आपको जनरल इंश्योरेंस भी सिखाया जाए। आज जिस हमने स्पीकर को इनवाइट किया है वो मेरे बेटे के गुरु हैं, जिन्होंने राघव को तैयार किया है। और राघव को तैयार ही नहीं किया, इस तरह का बना दिया दोनों को, राघव को और केशव को, कि आज वो, मैं प्राउडली कह रहा हूं कि मेरी पूरी फैमिली इंश्योरेंस में है। इंश्योरेंस के जितने सेगमेंट होते हैं इंश्योरेंस के अंदर, वो उसके लाइव इंसाइक्लोपीडिया है। अब आप सोचिए, राजेश चेतन का बेटा और उसके गुरु, तो मेरे लिए तो वो क्या हो गए। आप सोचिए, राम को किसने पढ़ाया था? वशिष्ठ के साथ में एक ने और पढ़ाया था, विश्वामित्र ने पढ़ाया था। विश्वामित्र ने पढ़ा, मेरे लिए तो विश्वामित्र के बराबर है वो। और वो यूनाइटेड इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत लंबे समय तक जॉब किया, अलग अलग सेगमेंट को देखा, अंडर राइटिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके यूनाइटेड में काम किया। उसके बाद उन्होंने ब्रोकिंग भी बनाई, अपनी ब्रोकिंग फर्म बनाई। और फिर वो टीचिंग में है, इंश्योरेंस पढ़ाते हैं। जर्नल इंश्योरेंस के वो लाइव इंसाइक्लोपीडिया हैं। जब हमको कोई दिक्कत आती है तो हमको एक ही नाम याद आता है कि प्रतीक प्रिय दृष्टि साहब को फोन किया जाए। 24/7 अवेलेबल है अपने विद्यार्थी के लिए। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व आज एफपीआईटी के प्लेटफॉर्म पे आया है। बहुत सहज इंसान है। और आपने देखा होगा, एक बार आपने उनको सुना होगा, वेबिनार में आए थे वो, और प्यासा हमको छोड़ के चले गए थे, याद होगा आप लोगों को। 40 मिनट कब बीत गए थे हमको पता नहीं चला था। मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था और मैंने रास्ते में उनको सुना चलते चलते गाड़ी में। मैंने कहा कमाल का। उसी दिन मैंने अतुल भाई को बोल दिया था कि अगले सेमिनार में प्रतीक सर को जरूर बुलाना है। कितने लोगों ने उस दिन उनको सुना था? वेरी गुड, काफी लोगों ने सुना था वेबिनार के ऊपर। आज उनको हम साक्षात सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े व्यक्ति का, जो पहली बार एफपीआईटी के प्लेटफॉर्म हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसा है, यहाँ दीवाने लोग हैं, मस्ताने लोग हैं, किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से अभिनंदन करते हैं। उसी अंदाज में, एफपीआईटी के अंदाज में एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे प्रोफेसर
का नजराना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एफपीआईटी के फाउंडर बोर्ड मेंबर मोहन सिप्पी साहब, जो कि म्यूचुअल फंड के भी एक्सपर्ट हैं, लाइफ इंश्योरेंस के भी एक्सपर्ट हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वे आकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे प्रतीक सर का। एक बार फिर आ जाए, चारों का लो भाई। सर के लेक्चर के बाद 5-7 मिनट में प्रार्थना करूंगा, कोई सवाल हो। सर ये बिल्कुल नए लोग हैं जनरल इंश्योरेंस में, आप प्राइमरी क्लास मानकर ही पढ़ाइएगा, जैसे ए अनार आ आम ई इमली, ठीक है सर? थैंक यू शुक्रिया एंड थैंक यू एफपीआरटी। पहली बार मैं जब आपसे मुखातिब हुआ था करीब 2 हफ्ते पहले, तो उस वक्त मुझे एक आत्मीयता सी महसूस हुई, और इसलिए कि 1989 से मैं जनरल इंश्योरेंस में हूं, और जैसा मेरे पहले भी स्पीकर्स ने बताया, कुछ लोग एक्सीडेंटली आते हैं और कुछ लोग बाय चॉइस आते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि जिस वक्त मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स हम लोग दिया करते थे, जिसमें कि एक जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का भी एग्जामिनेशन होता था। तो 5-6-7 एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे थे, उसमें एक ये भी था। और जब सूचना आई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में आपको मद्रास में ज्वाइन करना है, उन दिनों चेन्नई नहीं था, मद्रास होता था, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई थी कि आखिर इस बीमा में होता क्या है। मेरे एक मित्र हैं, अभी भी हैं, वो शायद इफ्को टोक्यो में अभी सीनियर पोस्ट पे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि अरे कुछ करना नहीं होता है, जानवर का कान काट के ना इसमें दावा मिलता है, क्लेम मिलता है। अब आप ये समझिए कि 1989 सिर्फ 30-32 साल पुरानी बात है। तब तक लोगों को ये आइडिया नहीं था कि जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, इसमें होता क्या है। चलिए 1989 तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं जमशेदपुर में एज ए ब्रांच मैनेजर पोस्टेड था, 2001 की बात बता रहा हूं, इस सदी की बात बता रहा हूं, जब मेरे पास एक फोन आया और लोगों ने कहा साहब मेरी गाड़ी का लाइफ इंश्योरेंस कर देना प्लीज। क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब हमेशा से ही लाइफ इंश्योरेंस रहा है। जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो हमारे जैसे लोग हैं जो इन शब्दों का खेल करते हैं। सच्चाई यह है कि 1956 से ही इंश्योरेंस या बीमा का मतलब हमारे यहां पर्टिकुलरली देश भारत में लाइफ इंश्योरेंस माना जाता था। तो अब अगर 2001 में कोई कहता है कि हमारी गाड़ी का लाइफ इंश्योरेंस कर दो, मैं उसे क्या दोष दूं? दोष तो हमारा है कि हम लोगों ने सही मैसेज नहीं भेजा है लोगों के बीच कि यह भी एक बिजनेस सेगमेंट है, और यह उतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है जितना कि आप लाइफ या जीवन बीमा में करते हैं। एक और भीतर की बात मैं आपको बता दूं, मैं नॉन लाइफ का काम देखता हूं और मेरी पत्नी लाइफ का काम देखती हैं, क्योंकि शी इज वर्किंग विथ LIC ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स अभी शी इज विद द मिनिस्ट्री, बट तो हम दोनों ने अपना बांट रखा है सिलसिला, ये मेरा हिस्सा ये तेरा हिस्सा, हम दखल नहीं देते हैं। बट सच्चाई की बात यह है, मेरा घर दोनों के कंट्रीब्यूशन से चलता है। जैसा कि अगर आप इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को मिलाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम करते हैं। फैसला आपको लेना है कि आप सिर्फ एक पाए पे खड़े होना चाहते हैं या 2 पाए पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। नाउ इस छोटे से ज्ञान की बात कहने पर मुझे कहानी याद आई है। ये 1988 की बात है। आप में से अगर कोई गूगल करना चाहे तो देख सकता है। देयर वाज एक लड़का था, अरमांड करके नाम था उसका, ARMAND। आर्मीनिया की कहानी है ये। 1988 में एक भूकंप आया और उस भूकंप में वो जो स्कूल था जिसमें वो बच्चा पढ़ता था, वो स्कूल सीधा नीचे चला गया। अरमांड बहुत ही यंग टाइप का था, मुश्किल से
12-14 साल का या 10 साल का रहा होगा, उसे अपने पिता से बड़ा लगाव था। अब जैसा होता है ना कि हम भी, हमारे बच्चे आते हैं कि अगर कोई बात हो तो कहो, अरे बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, काम कर, प्रॉब्लम होगी तो आई फॉल बैक अपॉन मी। वैसे ही बाप बेटे का रिश्ता था वहां पर भी। अब अरमान के पिताजी एक ट्रैवलिंग बिजनेसमैन थे, सेल्समैन थे। वो सुबह अपने घर से निकलते थे, शाम को वापस आते थे। सुबह वो घर से निकले और इधर भूकंप आ गया। वो आधे रास्ते में थे, उनको जानकारी मिली कि साहब भूकंप आ गया है, और भूकंप का एपिसेंटर, केंद्र कहां है, तो वही स्कूल है जिसमें उनका बेटा पढ़ता था। वो आदमी भागा भागा वापस आया। ऑफ कोर्स आते आते तक शाम हो चुकी थी, 12 घंटे गुजर चुके थे इस दुर्घटना को। जाहिर सी बात है कि जैसा हमारे यहाँ भी होता है, पुलिस वाले रोक देते हैं कि भाई साहब आप मत जाइए, वहां कुछ काम चल रहा है या इमरजेंसी का काम है। तो उसे रोक दिया गया। उसने वो चिल्लाया, कहा कि अरे मैं उसका बाप हूं, मैं पिता हूं, मुझे जाने दो, मुझे उसे बचाना है। तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं और सबों के माता पिता हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं, आपका बच्चा मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से रोना धोना उसने किया, तो कहा चलो ठीक है तुम जाओ। फिर अंदर आया। एक अगले स्टेज पर, जैसा हमारे यहाँ होता है कि पुलिस होती है, फिर उसके अंदर एक BSF या पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, फिर आर्मी वाले होते हैं, फिर कमांडोज, उसी तरह 3-4 अलग अलग दायरे थे वहां पर। हर जगह बेचारा रोता चिल्लाता। नतीजा ये हुआ कि जब वो उस जगह पहुंचा जहां पर ये केंद्र था भूकंप का, करीब करीब 20-22 घंटे गुजर चुके थे और लोग धीरे धीरे वहां से वापस जा रहे थे कि अब किसी के बचने की तो उम्मीद ही नहीं है। और ये आदमी हाथों से मिट्टी को लगा खोदने। तो कई लोगों ने सिंपैथाइज किया, करे बेचारा, देखो बेचारा बाप है ना, पिता है ना, इसलिए बच्चा अंदर दब गया, इसलिए कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ये खोदना शुरू किया और आवाज लगाता था, अरमान बेटा तुम कहां हो। कई लोगों को दया आई उस पर, कहा कि चलो यार बहुत हो गया, वापस चलते हैं। इसने कहा नहीं, मुझे ढूंढना है उसको। 24 घंटे गुजर गए, 30 घंटे गुजर गए, 36 घंटे गुजर गए और वो खोदता रहा। लोग धीरे धीरे वापस जा रहे थे। 38वें घंटे के बाद अंदर से एक आवाज आई, डैड आर यू देयर, पिताजी क्या आप हैं वहां पर। जैसी ये आवाज आई ना, एकदम बिजली की तरह इलेक्ट्रिफिकेशन का माहौल हो गया। सब लोग दौड़ के आए और लोगों ने हटाना शुरू किया। तो अरमान के पिताजी ने कहा कि हां बेटा मैं हूं। अरमान ने कहा कि मेरे साथ 24 बच्चे हैं और मैंने बच्चों को कहा था कि मेरे पिताजी आएंगे हमें लेने के लिए। यह मामला सिर्फ और सिर्फ विश्वास का है। पहले सेशन में हम लोगों ने यह जाना था और यहां लोग थे जिन्होंने बताया आपको कि जब जरूरत पड़ी थी तो राजेश चेतन खड़ा था। जब किसी पॉइंट पे मदद की जरूरत थी वो बंदा वहां खड़ा था। उसने कुछ काम नहीं किया, बट सपोर्ट वॉज देयर। जनरल इंश्योरेंस की जो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि ये एनुअल, साल भर का हमारा रिश्ता होता है। हम पॉलिसी बेच के ना निकल जाते हैं। अगर अरमान के पिताजी की तरह का रिश्ता आप बना लें तो वो आदमी आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। हर साल आप ही से पॉलिसी रिन्यू कराएगा, क्योंकि हम ये हमेशा मानते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। अगर जनरल इंश्योरेंस में क्लेम नहीं हो तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज है क्या, ये क्या बला है। और एक बार अगर आपने वो रिश्ता बना लिया, विश्वास कीजिए वो हर साल आप ही से बीमा कराएगा। अब समस्या क्या होती है ना कि जैसे जनरल इंश्योरेंस के लोग हैं वो जीवन लाइफ इंश्योरेंस में भी दखल देना चाहते हैं। वही मुद्दा है, सिंपल सा, एक पाए पे चलना मुश्किल होता है तो दो। अगर जाते हैं किसी के पास उसके लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो होता है कि मोटर का कर दो, पर्सनल एक्सीडेंट कर दो, मेडिक्लेम कर दो, और इन पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। लेकिन इसके अलावा इससे भी सरल पॉलिसीज हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट्स। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लाइंट को अंगूठा लगाना है, दस्तखत करना है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि उस पॉलिसी की लिमिटेशंस फिक्स कर दी गई हैं। हम आपके घर का बीमा करने को आए हैं, हमें नहीं जानना है कि आपके घर में क्या चीज है क्या नहीं है।
लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आपका मकान गिर जाता है तो हम मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए देंगे। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने फ्रिज हैं, क्या नंबर है, क्या सीरियल नंबर है, नहीं। अगर आपका फ्रिज खराब होता है तो हम 5,000 रुपए देंगे आपको। ये जो प्री अंडर रिटर्न प्रोडक्ट्स है, इसको हम कहते हैं कि ओवर द काउंटर। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, कहते हैं ना कि भैया ये बॉटल दे दो मुझे, बॉटल उठाया, उसने दिया, आपने पैसे दिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये उस तरह की पॉलिसीज हैं जिनको बेचना आसान है, जिसे हम प्री अंडर रिटर्न प्रोडक्ट या ओटीसी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये आसान है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। नहीं चल रही, हमें यह जानना है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी बीमा क्षेत्र से संबंधित है, उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि मोटर, होम, ट्रैवल, पर्सनल एक्सीडेंट, जीपीए, हेल्थ, मेडिक्लेम। और उसके बाद आप देखेंगे मैंने थोड़ा स्पेस दे रखा है। यह स्पेस जानबूझ के दिया गया है, और यह स्पेस इसलिए है कि अभी आप में और पॉइंट 6 और 7 में वो गैप है। मेरी कोशिश यह होगी कि ये 6-7 के बीच का जो गैप है ये हम पूरा कर पाएं, ताकि हम सीरियली 1 to 7 पढ़ें तो हमें पता चले कौन सी चीज क्या है। मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा, आप निश्चिंत रहें। सबसे पहले मेरा सवाल है, यहां कितने लोग हैं जो मोटर इंश्योरेंस करते हैं? साहब आप बताएंगे कि मोटर व्हीकल का डेफिनेशन क्या होता है? ओके, एनीबॉडी, कोई मुझे बता दे मोटर व्हीकल का डेफिनेशन क्या होता है? पढ़िए। मोटर व्हीकल मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adopted for use upon roads whether the power of propulsion blah 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 blah। किसके पास टाइम है पढ़ने का? आप किसी क्लाइंट को समझाने जाएंगे कि भाई साहब आपको पता है मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है? सवाल नहीं पैदा होता है। हम ये जानते हैं कि मोटर व्हीकल मींस एनी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, और ये डेफिनेशन यहां लिखने का एक मकसद है मेरा, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। एक छोटा सा वीडियो है, आई एम श्योर आप लोगों ने देख रखा है इसको। एक प्राइमरी कारण था, एक प्राइमरी रीजन था जो मैंने ये आपको वीडियो दिखाया है। होता क्या है कि हम जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ती है। आप किसी भी एडवोकेट, किसी भी प्लीडर, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से मिलने जाएंगे, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वो वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, एंड देयरफॉर उनका इंपॉर्टेंस हमेशा ऊंचा रहता है। जनरल इंश्योरेंस में उससे भी गंदे टर्मिनोलॉजीज हैं एज फार एज इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड, और हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो क्लाइंट हमसे पूछेगा अरे कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात है। तो हम मोटर इंश्योरेंस की अगर बात करके डेफिनेशन में अगर हम बताते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल, आई एम श्योर क्लाइंट आपको कहेगा भैया चलो अगले को बुलाओ, ये तो ना समझ में आया। तो सिंप्लीफिकेशन पर अगर आप फोकस करते हैं तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैन बी बेनिफिशियल, ये आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है। एंड दैट इज वेयर सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूं कि हम लोग मोटर इंश्योरेंस करते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कानून के तहत कंपल्सरी है। हम सब लोग यहां जानते हैं कि आईडीवी क्या होता है, मालूम है? आप में से कोई बताएगा कि आईडीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ साहब बताइए प्लीज। मैं आऊंगा, बताइए। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लाइंट है, जो बीमित है, वो ये वैल्यू बताता है। नहीं प्लीज, इन्होंने कहा इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आई एम द इंश्योर्ड, सो इट शुड बी माई वैल्यू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अरे डाउट क्यों हो रहा है आपको? बताइए साहब।
इंश्योर्ड मोटर के पार्लेंस में, नॉन लाइफ पार्लेंस में बीमित को कहते हैं, क्लाइंट। ठीक है, तो मैं क्लाइंट हूं, मेरा डिक्लेयर्ड वैल्यू है आईडीवी जिसे आप बता रहे हैं, तो यानी मैं ही बताऊंगा ना, और कौन बताएगा? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज टेल मी सर। नहीं, इंश्योरेबल नहीं है, इंश्योर्ड, इट इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये एक्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइंट ही बताता है ना। आप कह रहे हैं नहीं बताता, ये कैसे हो सकता है भाई? कानून हमारा कहता है कि क्लाइंट बताएगा सर। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं यहां तक कि इंश्योर्ड ने बताया और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि नहीं साहब आप ज्यादा बता रहे हो, हम कम करेंगे, व्हाटएवर इट इज। क्वेश्चन ये है कि मेरी 5 साल पुरानी गाड़ी है, आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आज की तारीख में उस गाड़ी की नई कीमत को जानूं, तभी तो मैं उस पर डिप्रिसिएशन लगाऊंगा। दूसरा, डिप्रिसिएशन स्लैब जानूं मैं मोटर व्हीकल्स एक्ट का, और तीसरा ये सारा कंप्यूटेशन करके आपको दूं। पागल समझ रखा है क्या मुझे? क्यों जाऊं मैं आपके साथ भाई? क्यों? तो क्या ये एक्ट में गलत है? सही है तो आप मुझे बताओ ना कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, हाउ? उसका तरीका बहुत सिंपल है, हमेशा से ही इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू था। अब इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया है, क्योंकि आप मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि मैं हर शोरूम में घूम के पता करूं अच्छा इंदौर में इस गाड़ी की कीमत क्या है और दिल्ली में क्या है और इसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होता है। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंश्योरेंस कंपनीज कम आउट टू हेल्प यू, वो आपकी मदद करने के लिए आईडीवी चार्ट बना के आपको भेज देती है, उसमें कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय एंड लार्ज ये क्लाइंट को भी पता है, इंश्योर्ड को भी पता है कि जो फिगर इंश्योरेंस कंपनी का आ रहा है वो करीब करीब 2-4-5% आगे पीछे होता है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मुझे याद है जब मैं जमशेदपुर में था तो चारा घोटाले का मामला चल रहा था और मेरे ब्रांच में एक सर्कुलर आया था विजिलेंस वालों के यहां से कि साहब व्हीकल नंबर सो एंड सो, क्लाइंट्स नेम लालू यादव। नाउ प्लीज नो ऑफेंस मेंट, क्योंकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब लालू यादव का नाम आता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। बट लालू यादव की गाड़ी जो उस वक्त 1.5 लाख रुपए की होती थी, आईडीवी वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज। मतलब 1.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, आईडीवी 3 लाख में बिकी। कैसे हुआ ये? क्योंकि आरसी पर नाम किसका था? लालू यादव का था। प्रोबेबली द ओनली व्हीकल दैट ही हैज एवर ओन्ड मारुति 800 गाड़ी होती थी, शायद इकलौती गाड़ी है जो आज तक उसके नाम से पड़ी। बट तो इस तरह का एक्सेप्शनल केस तो शायद इक्का दुक्का आता है, बट बाय एंड लार्ज क्लाइंट को पता है कि अगर हमने सम वैल्यू बताया है, इंश्योरेंस कंपनी ने किया हमारी मदद, तो इतना ही होता है। बट अगर आप ये सवाल किसी भी लोगों से, किसी भी क्लाइंट से पूछेंगे तो आईडीवी पर झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई कानूनी तौर पे तो मेरी बात आपको माननी है। सिंपल। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हम पेड ड्राइवर की बात करते हैं। नाउ मान लीजिए कि मैं इन्फोसिस में काम करता हूं और इन्फोसिस ने मेरी सुविधा के लिए मुझे गाड़ी दी है, मैं इस्तेमाल करूंगा उसका, ठीक है? तो गाड़ी ऑफ कोर्स इन्फोसिस के नाम से है, बट आई एम द यूजर, और बाकायदा इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है यूजर सो एंड सो। मैंने एक ड्राइवर किराए पर रख लिया, आई मीन पेड ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मैं सैलरी उसको दे रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, क्या वो ड्राइवर का पेमेंट, सैलरी पेमेंट इन्फोसिस करता है या मैं करता हूं? मैं करता हूं सर। आई एम द वन जिसने उसको रखा है किराया, मतलब अपने यहां काम करने के लिए। इन्फोसिस ने नहीं रखा है, आई एम द वन। वैसे सिचुएशन में अगर कल आपकी गाड़ी की दुर्घटना होती है, डज ही क्वालिफाई अंडर द पेड ड्राइवर कॉन्सेप्ट व्हेन द क्लाइंट इज इन्फोसिस? इन्फोसिस ने गाड़ी मुझे दी है इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, सो द व्हीकल इज इन द नेम ऑफ इन्फोसिस। तो ये बात हम कितने लोगों को जानते हैं जो जानते हैं इन चीजों को?
दीज आर स्मॉल ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो कि बिजनेस आपके फेवर में टर्न करता है. द मोमेंट यू टॉक अबाउट एन आईडीवी, द मोमेंट यू टॉक अबाउट अ पेड ड्राइवर, क्लाइंट को यह समझ में आ जाता है कि इस बंदे को जानकारी है. तीसरा पॉइंट, अननेम्ड पीए कवर. मैं रहता हूं मान लीजिए मुंबई में, मैं दिल्ली आया अपने दोस्त के घर, मैंने कहा भैया गाड़ी दे दे यार, बाजार जाना है. मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे चोट आती है. क्या मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं? क्यों? तो क्या हुआ? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं. मैं तो ना ओनर हूं ना पेड ड्राइवर हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं. वही मुझे समझा दीजिए कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूं, ओनर नहीं हूं, एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ पैसेंजर. क्योंकि मैं खुद ड्राइव कर रहा हूं ना, तो मैं पैसेंजर तो हो नहीं सकता हूं. यही 3 क्राइटेरिया आपके पास है ना. या तो आप पैसेंजर होंगे गाड़ी में, या पेड ड्राइवर होंगे, या ओनर होंगे. चौथा तो नहीं है कुछ. आपके साथ भी तो बैठे हैं ना? नहीं, मैं अकेला हूं. इस 3 के बाद कोई और क्राइटेरिया हो तो मुझे बताएं. क्या बात कर रहे हैं साहब, मुझे फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा? नहीं, मिलना चाहिए. नहीं, मिलना चाहिए, मिलेगा, और कैसे मिलेगा उसमें फर्क है. तो तो मैं तो पैसेंजर था नहीं ना. आई एम ड्राइविंग द व्हीकल. आगे बोलिए. यस, यू आर ऑन द राइट पाथ. दैट इज एग्जैक्टली द आंसर आई एम लुकिंग फॉर. ये जो बता रहे हैं दैट इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. कि जब हम गाड़ी का, जब थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, हम अननेम्ड पैसेंजर के लिए का इंश्योरेंस कराते हैं. उसमें एक ही चीज है कि सीटिंग कैपेसिटी का इंश्योरेंस कराएं आप. अगर 5 कैपेसिटी है तो 5 का कराएं. इन दैट केस आई विल बी कवर्ड. नहीं मिलेगा? नहीं 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 सर, नहीं मिलेगा सर. सीटिंग कैपेसिटी जितनी है उतनी ही होनी चाहिए. उस सरकारी कंपनियों ने क्या किया, यूनाइटेड वगैरह, अक्सर डीओ जितने थे, डीओ को जब मैं कहूं आज से कुछ साल पहले 4+1 कहते थे, मुझे पता है. पैसेंजर का जोड़ना चाहिए. वो डीओ जितने भी थे, नहीं 4, नहीं, वो दैट इज नॉट लीगल. इट इज डिवाइडेड बाय 5. वो 200 रुपए अगर मैं जोड़े तो डिवाइड वो 80,000 का पर कवरेज. नहीं, दैट इज नॉट लीगली वैलिड. दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये केस आया था 2010 या 11 की बात है. हम लोग वी हैड अप्रोच द IRDA फॉर दिस, एंड मैं उस वक्त L&T के लिए मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना रहा था. एंड दैट इज हाउ द क्लैरिटी केम इन. उन्होंने कहा कि साहब ये तो पेबल ही नहीं होगा. हमने कहा अगर पेबल नहीं है तो आप ये कर कैसे रहे हैं मार्केट में. एंड देन विदाउट एनी डिस्कशन एंडोर्समेंट्स वर पोस्टेड इनटू द मोटर टैरिफ, और रातों रात चेंज कर गया. खैर ऑफ कोर्स हमारा प्रोडक्ट तो बन चुका था, प्रॉब्लम नहीं हुई. बट ये जो प्रॉब्लम है ना, कई बार लीगल इश्यूज इन्वॉल्व कराती है. छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन परेशान कर दिया तो मामला फंस गया आपका. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है जब हम कहते हैं ना कि साहब अगर किसी गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप RC हमारा नाम ट्रांसफर कर दो, हम आपका क्लेम पेमेंट करते हैं. यही तरीका होता है ना. नाउ जो चीज है ही नहीं उसका बीमा कैसे हो सकता है? द व्हीकल इज नॉट देयर, इजंट इट? फिर आप उसको ट्रांसफर करके उसका ओनरशिप किसी और के नाम कैसे कर रहे हैं? ओनरशिप, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो चीज है ही नहीं. गाड़ी चोरी हुई है बट उसका अभी कोई सबूत नहीं मिला कि गाड़ी चोरी हुई, यानी कि उसके मिलने के चांसेस हैं. 90 डेज के बाद जब आप पुलिस फाइनल रिपोर्ट आती है कि साहब हमें नहीं मिला, देयरफॉर वी आर पेइंग दैट क्लेम टू यू, तो उसमें आप ये लिखकर हैंड ओवर करते हैं. आप हम सब लोग इंश्योरेंस के लोग हैं, हम लोग ये देते हैं कि साहब अगर ये गाड़ी मिल भी जाएगी तो हमारे पास नहीं रहेगी, आपकी जवाबदेही है. यू आर द ओनर, यू आर द न्यू ओनर एंड ए साइन ऑफ. करेक्ट. माई क्वेश्चन इज कि मैंने तो पैसे ले लिए क्योंकि मेरा सामान चोरी हो गया जो मेरे पास नहीं है. अब जो चीज नहीं है मैं आपको कैसे हैंड ओवर कर रहा हूं? अगर होगा तो मेरा क्वेश्चन है कि जो चीज है ही नहीं मेरे पास, मैं आपको कैसे आधिकारिक तौर पर आपको दे रहा हूं? क्वेश्चन सिंपल.
नहीं, उसमें ऐसा है कि देयर इज अ स्मॉल लीगैलिटी देयर। इंश्योरेंस कंपनी भी तो हमारे आपके जैसे लोगों से भरी पड़ी है, वो भी तो पता करते रहते हैं। मुंबई में एक आरटीओ के डायरेक्टर या जो भी हैं, उनसे हम लोग की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब जिस डेट को हम आपको क्लेम देते हैं उस डेट को यू आर दी ओनर, ठीक है, और तब मैं सबरोगेट अपने राइट्स आपको हैंडओवर करता हूं क्योंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी रेड कि सामान नहीं है तो हम आपको कैसे दे रहे हैं, क्योंकि आपने उसके एवज में मुझसे पैसे लिए हैं। एंड सबरोगेशन इज अ लीगल प्रोसेस कि अगर ये चीज मिल जाती है तो हमारी हो जाएगी। देयरफॉर द रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, इसमें और कोई दूसरा चीज नहीं है। बट ये छोटी मोटी चीजें हैं कि अगर जानकारी आपके पास है तो क्लाइंट का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि बंदा एक्सपर्ट है, ही नोज द सब्जेक्ट मैटर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है, चूंकि जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 5 रुपए कम होने पर भी बिजनेस शिफ्ट करता है, आप जान लीजिए इस बात को। देयरफॉर दीज स्मॉल न्यूएंसेस दे विल हेल्प यू। सर इसमें भी आईडीबी में भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ कंपनीज अपना चार्ट क्या दिखा रही होती हैं, कुछ क्या दिखा रही होती हैं, और सरकारी तो कहती है जो 4.5 लाख की है हम 2 लाख की भी कर देंगे। वो तो चाहते काम आए, काम तो उनको। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये आईईवी हुआ करता था ना, इंश्योर्ड एस्टिमेटेड वैल्यू, उसमें मुझे किसी ने खुद कहा था कि आपके यहां क्लेम आकर लेने में मेरे तो जूते घिस जाते हैं, क्योंकि सर्वेयर का असेसमेंट कुछ और होता है, मार्केट वैल्यू कुछ और है, और इंश्योरेंस कंपनी का ओपिनियन तीसरा होता था। बट हैविंग सेड दैट, नाउ काफी हद तक चीजें कंट्रोल में है एज फार एज आईडीबी इज कंसर्न्ड। नहीं है उसमें है, दैट इज नॉर्मली 10 साल तक का तो ऐसे ही हो जाता है। बट इनफैक्ट मैं आज ही सुबह किसी को बता रहा था, आपने मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुबह किससे बात करते हुए कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है इंश्योरेंस डिवीजन के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ही वाज काइंड इनफ टू इनवाइट मी फॉर डिनर टुनाइट, एंड मैं एकदम तुरंत हाँ जी लटका के हाँ मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ एकदम। ही इज अ मैन फ्रॉम द पीडब्ल्यूसी इंश्योरेंस डोमेन, ही इज नॉट फ्रॉम द आईएएस। और उनसे जब डिस्कशंस हो रहे थे, हमारे बिमटेक का कोलोकियम था उसमें, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो इश्यूज आप रेज कर रहे हैं इसके केस स्टडीज बनाकर हमें दीजिए ताकि इसको हम आईआरडीए और गवर्नमेंट से डिस्कशन करेंगे। नाउ दीज सीम सो ट्रिवियल मैटर, छोटे छोटे मामला, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन ये जब केस स्टडीज बनकर जाते हैं वहां पर तो डिस्कशन में आता है कि नहीं साहब ये चेंजेस करने हैं, ये चेंजेस करने, दे गो इन फॉर पॉलिसी डिसीजंस। तो अगर आपका ओपिनियन है तो प्लीज बताएं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अच्छा चलो ठीक है यार इंश्योरेंस कंपनी का काम है, बट आप अपना ओपिनियन वॉइस करेंगे तभी बात आगे जाती है। मैं भी आप ही की तरह था इन द सेंस कि ठीक है जो है चल रहा, क्या परेशानी यार, इतने साल नौकरी कर लिया, हो गया, इनफ इज इनफ। बट पिछले 3-4 सालों से जब हम लोगों ने रिपोर्ट्स बनानी शुरू की हैं तो अब फर्क नजर आता है, लोग सवाल पूछते हैं। अभी 6 अक्टूबर को मुझे एशिया इंश्योरेंस रिव्यू ने इन्वाइट किया था एशिया फोरम पे, जहां 85 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और मैंने बात की पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन की, एक नया तरीके का, क्योंकि उसमें सम इंश्योर्ड नहीं होता है, हम और आप आपस में बात करके कहते हैं कि अच्छा इतने का वैल्यू का इंश्योरेंस कर लेते हैं। नागालैंड सरकार ने किया है बारिश पानी के लिए। ना सवाल यह होता है कि आप जब डिस्कशन ही नहीं करेंगे, आप बताएंगे ही नहीं, तो बात आगे नहीं बढ़ती है। एंड दैट इज वेयर योर ओपिनियन मैटर्स, इवन एज एन इंटरमीडिएट का ओपिनियन, क्योंकि आप क्लाइंट की बात जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, और आप जब तक बताएंगे नहीं बात आगे नहीं बढ़ती है। सो प्लीज बी वोकल विथ योर ओपिनियन, देयर इज नो हार्म इन दैट। ये हम सबको पता है कि मोटर में ये लॉसेस होते हैं, इसमें कोई अगर चेंज होता आप बताइए। स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब साहब ऐसा हुआ कि शाम को मैं एयरपोर्ट से द्वारका जा रहा था और किसी ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया और कहा गाड़ी से उतरो। उसने मुझे छुआ भी नहीं, सड़क पे वो खड़ा था, रिवॉल्वर लगाकर मैंने गाड़ी रोक दी, उसने कहा उतर जाओ। उसने मुझे छुआ भी नहीं, मैंने गाड़ी की चाबी हैंडओवर कर दी उसको, भैया जा, वो गाड़ी लेकर चला गया। इनमें से किस सेक्शन में वो कवर होता है मुझे बता दें आप। हाउ डू यू डिफाइन बर्गलरी? देयर इज अ लीगल टर्म फॉर दैट।
क्या उसमें कहीं लिखा हुआ है कि अगर बंदूक दिखाकर आपसे वो गाड़ी मांगता है तो इट इज कवर्ड अंडर बर्गलरी, और फॉर दैट मैटर अंडर हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट? ये डेफिनेशंस आइडेंटिफाइड हैं आईपीसी सेक्शन के तहत, एंड दे आर सैक्रोसैंक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मेरी गाड़ी इस तरह छीन के ले जा रहा है तो मैं तो गया? इट इज कवर्ड, दिस नो डाउट सर, क्योंकि अगर नहीं होता तो अब तक तो आग लग चुकी होती। क्वेश्चन इज हाउ? आप मुझे बताओ ना किस सेक्शन में कवर है। मैं मान लिया आपकी बात, नहीं सर, इट इज कवर्ड अंडर दैट वेरी बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज द ओनली पॉलिसी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्लीज याद रखिएगा, द ओनली पॉलिसी अंडर नॉन लाइफ सेक्शन जहां पर इस तरह की घटनाओं के लिए द स्कोप ऑफ बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट हैज बीन एक्सपैंडेड। आईपीसी में नहीं, आईपीसी इज सैक्रोसैंक्ट, लेकिन हम जब मोटर पॉलिसी की बात करते हैं तो हम उसमें इसको एकोमोडेट करते हैं। इसमें एक मेजर लकूना होता है, एंड दैट इज द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि दे हैव टू कंफर्म कि हां ये कार जैकिंग हुई। अगर वो नहीं कंफर्म करता है तो आपका क्लेम नहीं मिलता, सिंपल। तो वो थोड़ा एक टेक्निकल इश्यू हो जाता है। थेफ्ट का डेफिनेशन अलग है, जिसमें कोई देख नहीं रहा है, आपको पता नहीं चला, चोरी नहीं, हाँ चोरी, देखिए जहां भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो मांगेंगे ही, इवन इन पर्सनल एक्सीडेंट या नहीं ऐसा नहीं होता है। 90 डेज तो टाइम लिमिट है डिफाइंड जुडिशरी का। अब जैसे किसी भी पर्सनल एक्सीडेंट में एनी अननेचुरल डेथ दे विल आस्क फॉर एन एफआईआर एंड अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। व्हाई डू दे आस्क फॉर इट? भाई अगर पर्सनल एक्सीडेंट है, देखा कि सड़क पे गाड़ी से मार दिया गया, एफआईआर है, पीपल हैव विटनेसेस, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो क्लेम पेमेंट नहीं होता। और इस तरह कम से कम दर्जनों केस मिनिस्ट्री में आते हैं, जब यहां से फिर डंडा जाता है तो फिर पेमेंट होता है। द क्वेश्चन इज, क्योंकि जो हमारी गाइडलाइन बनी है इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें लिखा हुआ है एनी केस ऑफ अननेचुरल डेथ, पहला पुलिस फर्स्ट एफआईआर होना चाहिए, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीरियड। हम उससे हिलने को तैयार नहीं है, हम लॉजिक रीजन नहीं सुनते। आप जब क्वेश्चन करते हैं तब होता है कि अच्छा हाँ एक्चुअली इसमें जरूरत क्या है यार, जब एफआईआर तो कह रहा है कि गाड़ी ने मार दिया है उसको। कम ऑन, इतना ही तो भाई, एफआईआर किसने दर्ज किया है? हमें, आपने नहीं किया है, पुलिस ने किया, विच इज अ थर्ड पार्टी, विच इज अ गवर्नमेंट स्विंग। उसके बाद भी आप अगर मांगते हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसे केसेस आए हैं जहां की मंत्रालय ने जब डंडा घुमाया तो फिर पेमेंट हो गए सारे, क्योंकि आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री वाली जो बीमा, सुरक्षा बीमा योजना है, उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर्ड है 2 लाख का। और इस तरह कई केसेस थे जो मना कर दिए गए। मैं तो आपको 2 इंश्योरेंस कंपनी का नाम बता सकता हूं जहां 50% क्लेम्स वर रिजेक्टेड, और जब उनके सीईओ को बुलाया गया तो देख लेते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह के तो केसेस बहुत सारे आते रहते हैं। अगले दिन सारे क्लेम पेमेंट हो गए। क्या हो गया रातों रात में भाई? जब अगर प्रॉब्लम था, नहीं होना था, तो कैसे कर दिया आपने? दिस इज व्हाट हैपेंस। आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे, इफ यू डू नॉट वॉइस योर ओपिनियन, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सबसे रीसेंट केस मुझे बताएं, अभी आप लोगों ने 2-3 दिन पहले देखा, एक एनफील्ड मोटरसाइकिल 350 सीसी का एक केस आया था, एचडीएफसी अर्गो का, था ना? क्या था वो केस? मोटर पॉलिसी में लिखा था कि साहब अगर 150 सीसी से ज्यादा की व्हीकल हम कवर नहीं करते। व्हाट नॉनसेंस। और एचडीएफसी अर्गो ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि ह्यू एंड क्राई ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया, और लोगों ने उसके वो चिट्ठियों को भी लगा दिया उस पर। क्लेम वाज पेड। द क्वेश्चन इज कि अगर आप नहीं बोलते हैं, इफ समवन वेयर नॉट टू वॉइस द ओपिनियन, तो कुछ ना हो सकता। सिंपल सी बात है। नहीं भाई, यह घटना घटी जिसमें कि आप और वो जिसने कार जैकिंग की वो इन्वॉल्व था, तीसरा तो कोई था नहीं। मेरी गाड़ी है, मेरा पर्स है, एलआईसी के पेपर्स हैं, थोड़ा सा कैश है, गाड़ी की चाबी भी मैंने पर्स में लगाई, गाड़ी के बाहर निकला, गाड़ी मेरा पर्स स्नैचिंग हो गया। मैंने पुलिस पे फोन किया, एसएचओ पूरी टीम आ गई, उन्होंने आके लास्ट में मेरे कहा क्यों हमारे लिए वक्ता पा रहे हो, स्नैचिंग के चक्कर में तो एसएचओ साहब भी उठ के आ गए सेक्टर 16 में, हम आपके जो की गुम हुई है उसकी रिपोर्ट लिख देंगे। मैं कहा पैसे की चिंता नहीं मुझको, अब चक्कर तो यह है, मेरा काम तो हो गया कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी से मैंने ले ली आज से 7 साल पहले, वो मैंने की के अंदर चलो क्लेम ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाए, जिस तरह आपने कहा, वो तो देखो उन्होंने मेरे से थ्रेट करके या जो जबरदस्ती से चाबी ली ना,
नहीं नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि चूंकि सिर्फ 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, मी एंड द कार जैकर, क्योंकि अगर कोई तीसरा है तो मुझे तो नहीं पता है। पुलिस वालों का ये मानना होता है कि अगर आज पुलिस ठान ले तो मंदिर के बाहर जूते चोरी नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है, उन्हें जानकारी होती है। अगर उसने किसी कारणवश कह दिया कि नहीं साहब ऐसी घटना तो घटी ही नहीं है, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलता, सिंपल। जो पहले होता था कि जो यूपी बिहार बंगाल के बॉर्डर्स के पास ना 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स के बड़े क्लेम आते थे। तो मैं जब ब्रांच मैनेजर होता था मुजफ्फरपुर में, 97-98 की बात है, तो एक राजदूत मोटरसाइकिल का क्लेम आया। तो मेरा पहला साल था 96, मैंने सोचा यार बंदा बेचारा बड़ा परेशान है, मैंने कहा ऑन अकाउंट पेमेंट कर देता हूं इसको मैं, कि भाई 75% तेरे को दे दिया तो मोटरसाइकिल नहीं ले ले। मेरे कैशियर ने कहा कि सर 2 दिन रुक जाइए ना। ऐसे डायरेक्ट उसकी मोटरसाइकिल चली गई है, somebody has snatched it। तो कहा कि सर 2 दिन तो रुक जाइए, इन्वेस्टिगेटर लगा दीजिए आप। मैंने कहा भाई इन्वेस्टिगेटर क्यों लगाऊं जब वो FIR मेरे पास है। बट मेरा सेकंड ऑफिसर था, उसने कहा कि सर आप बुरा मत मानिए, 2 दिन रुक जाइए। मैंने कहा ठीक है चलो। 2 दिन बाद पता चला कि वो भाई साहब नेपाल जाकर मोटरसाइकिल बेच के चले आए थे। तो कई वो जो बॉर्डरिंग इलाका था ना, वहां ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस था। एंड सिंस आई वाज द न्यू वन, तो मैं आउट ऑफ एंथुजियाज्म कि भाई उसकी मदद हो जाएगी, मैं तैयार हो गया था पेमेंट कर देने को। इस तरह के कई केसेस आए थे। कटिहार का एक केस था जहां एक रैकेट था बकायदा, कि आप नई गाड़ी खरीद के वहां से ड्राइव करके जाएंगे यूपी की तरफ, जैसे बॉर्डर पार करेंगे वो पैसे वैसे देके आपने गाड़ी बेच दी। वहां FIR दर्ज होता था कि साहब गाड़ी छीन गई, एंड विद इन 90 डेज रिपोर्ट भी आ जाती थी कि हाँ साहब जेन्युइन केस है, एकदम गाड़ी स्नैचिंग हुई है, और गाड़ी फिर जम्मू कश्मीर जाके बिक जाती थी। तो इस तरह के केसेस भी थे। सो आई मीन व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि अगर हमारे पास दिमाग है पॉलिसी बनाने का, तो लोगों के पास दिमाग है उसका तोड़ निकालने का। सो यू एंड आई शुड बी बेटर इन्फॉर्म्ड। जैसे फर्स्ट सेशन में हम बात कर रहे थे ना कि रूल्स ऑफ द गेम्स, रूल्स ऑफ द गेम अगर हमें नहीं मालूम है देन वी आर इन ट्रबल। हमें रूल्स ऑफ द गेम पता होंगे तभी हम गेम खेल पाते हैं। किसका? नॉर्मली पुलिस कंफर्म करती है कि हाँ ऐसी घटना हुई है। नहीं, पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज व्हाट दे डू, हमेशा होता है, ऑलवेज। उसके बगैर तो बात ही नहीं बढ़ेगी आपकी, हमेशा होता है। नॉर्मली 99.9% केसेस में ऑब्जेक्शन नहीं आता है, FIR जरूरी है, सिंपल। ना होम इंश्योरेंस सबसे आसान है, इसमें एक ही मेजर प्रॉब्लम है। मैं रहता हूं गुड़गांव में, मेरा इंटरमीडियरी है वो रहता है रोहिणी में। ना मैंने उसको घर पे बुलाया, मैंने कहा यार मेरे घर का एक इंश्योरेंस करना है, प्लीज आ जा। वो यहां से, और अपनी गाड़ी से अगर ना भी जाए तो 2 व्हीलर से तो जाएगा ही जाएगा। एक बार आने जाने में उसे 150-200 रुपए का खर्च है, और एवरेज प्रीमियम होम इंश्योरेंस का 4 से 5 हजार रुपए होता है। इसमें कमीशन कितना है, ब्रोकरेज कितना है? 750 रुपए के लिए क्या वो 2 बार रोहिणी से गुड़गांव अप डाउन करेगा? मामला वहीं छूट जाता है, सिंपल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है होम इंश्योरेंस में। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्लाइंट को यह नहीं पता है कि इसमें क्या क्या कवरेजेस हैं। वो सिर्फ ये जानता है कि भाई बिल्डिंग की और चोरी की होती है। क्या आपको पता है कि आप उसमें अपने मेड्स का, आप अपने ड्राइवर का, आपके घर में आने वाले मेहमानों का आप बीमा करा सकते हैं? अगर आपका कोई मेहमान आता है और घर में आकर गिर जाता है और कहीं उसने आप पे ऊपर मुकदमा कर दिया तो आपका घर बिक जाएगा। बिल्कुल, बॉम्बे में हुआ है, मेरे सामने ही घटना है। हम लोग GIC री के ऑफिस में गए थे, वहां पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सामने वाली बिल्डिंग में सफाई कर रहा था वो आदमी, जबकि उसने हार्नेस बांध रखा था और वो गिरा ऊपर से। हम लोगों ने देखा गिरते हुए उसको, और हार्नेस क्या बांधा था, हार्नेस टूट के अलग हो गया और गिरा और सर फट गया था उसका। इट वॉज एन एक्सीडेंट, प्योर एक्सीडेंट, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन चूंकि आपके प्रेमिसेस में अगर होता है तो आप क्या करेंगे? विदेशों में तो मैंने सुना है कि लंदन का एक केस था कि एक चोर किसी के घर चोरी करने गया था और छत से गिर गया, तो उसने सू कर दिया लैंडलॉर्ड को। उसे अवार्ड मिला है, उसे कंपनसेशन मिला। कोर्ट ने कहा कि हाँ आपको अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए था, वहां पानी क्यों गिरा था? So basically what I'm trying to tell you is कि
इस तरह की चीजों की जानकारी अगर हमारे आपके पास है तो हम बेहतर कर पाएंगे मार्केट में। होम इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे कवरेजेस हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके यहां जो आपका ड्राइवर है मोटर में कवर्ड है, पेड ड्राइवर का कॉन्सेप्ट हम मानते हैं। आपके घर में अगर उसे कुछ चोट लगती है तो वो तो गाड़ी तो नहीं चला रहा था, तब तो वर्कमैन कंपनसेशन के तहत वो कवर्ड होता है, WC। आपके घर में अगर कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, काम कर रहे हैं जो लोग, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने उनका WC पॉलिसी नहीं कराया है, अगर किसी कुछ होता है तो पंगा आपके ऊपर आना है। द्वारका में मेरा एक फ्लैट है जिसमें 5th फ्लोर पे है, तो मैंने अपना बिजली वगैरह काम किसी से कॉन्ट्रैक्टर से करवाया था। मेरे एक मित्र हैं जो अभी भी ऑफ कोर्स इज रिटायर्ड, कौन सी टायर कंपनी है बहुत मशहूर, नहीं नहीं MRF नहीं है, उनकी ब्रोकिंग कंपनी भी है, उनकी ब्रोकिंग कंपनी भी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी भी है, मुझे याद नहीं, जो भी हो। तो उनका 7th फ्लोर पे था, ठीक मेरे ऊपर वाले में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मुझे भी बिजली का काम कराना है, तो मैंने कहा उसको फोन करके बुला लो आप। उसने बुला लिया। मैंने जब अपने यहाँ काम कराया था तो मैंने उससे कहा कि भाई तू 1 महीने का WC पॉलिसी ले लेना। उसने WC पॉलिसी ले ली थी। अब ऐसा हुआ कि इनके घर में बिजली का काम करने में उसे शॉक लगा एंड द फेलो डाइड, और पुलिस वाले तुरंत पहुंच गए वहां पर। अब ये बेचारा इज वेरी सीनियर गाय, सीनियर सिटीजन, ही रिटायर्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। अब उसको थाने ले गए लोग। फोन आया मेरे पास, मुझे याद था कि उसके WC पॉलिसी मैंने करवाई थी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा, हमने कहा तो WC पॉलिसी है कि नहीं? हाँ सर आप ही ने तो करवाया था। मैंने कहा वो लेके भाग जा थाने में सीधा। थाने में ले जाकर उसको दिखाया कि नहीं साहब इंश्योरेंस है और इसकी नेग्लिजेंस से डेथ हुआ, इसलिए द लैंडलॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑब्वियसली पुलिस वालों ने 5,000 रुपये लिए उससे, बट 5,000 रुपये में जान बच गई इनकी, अदरवाइज तो मामला फंसना था। प्लस कंपनसेशन मिला उस जो आदमी मर गया था ना। सबसे जरूरी चीज वो था कि विक्टिम को कंपनसेशन मिले, क्योंकि दोष इसमें किसी का था नहीं। बट व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि 200-250 रुपए की WC पॉलिसी, उसकी कीमत उतनी ही थी 2 महीने की, उसमें ये हादसा होने से बच गया। तो कॉन्ट्रैक्टर ने पॉलिसी ले रखी थी ना ले तो उसकी तो जान निकल जानी है, और जिसके प्रेमिसेस में हुआ है वो भी गया। बिल्कुल दोनों कि आपने अपने घर में किसी को परमिट किया है काम करने के लिए, यू आर दी आप बोलिएगा ले लेगा। नहीं, इलेक्ट्रिशियन का अगर इलेक्ट्रिक का मामला हो तो 200% WC पॉलिसी दिला दीजिए। आप 5 दिन के लिए ही दिलाइए, मुश्किल से 100 रुपए मिनिमम प्रीमियम लगेगा आपका। सॉरी, लैंडलॉर्ड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल। उसके प्रेमिसेस में काम हो रहा, क्यों नहीं लेगा भाई? मेरे प्रेमिसेस में मेरी मेड काम कर रही है तो उसका बीमा होता है, मेरे प्रेमिसेस में मेरा ड्राइवर रह रहा है उसका बीमा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाबदेही मेरी है। सॉरी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके प्रेमिसेस में काम कर रहा है और आपने परमिट किया है तो आपने क्यों परमिट किया उसको? सिंगल आदमी का भी ले सकते हैं, बिल्कुल, ऑलवेज। सॉरी मैम, यू आर रिस्पॉन्सिबल मैम, सिंपल। क्योंकि आपके घर के अंदर जो भी इस तरह की घटना होती है तो आपकी जवाबदेही बनती है। सर, देखिए नॉर्मली क्या होता है, नहीं मैं बता दिया उनको कि शी इज लायबल। अब ये तो लीगैलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि बिना मॉनेटरी फाइन के सीधा 6 महीने की जेल हो जाए, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ समबडीज डेथ। मुझे मालूम नहीं, आइडिया नहीं है। कंपनसेशन का होता है। प्लीज प्लीज, मैडम स्मार्ट हुई, उनको ये नॉलेज है कि अब ये मेरे पर फाइन लगने वाला, मैडम ये कहती है मेरे यहाँ लूट करने लिए आया, तो मैडम सेफ हो गई। अब ये लीगैलिटी वाली बात है, मैं तो डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा कि हाउ टू सर्कमवेंट द लॉ। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड मी। बट सर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कई बार, प्लीज कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। प्रोजेक्ट्स में कई बार होता है, नहीं आप अपने घर का काम करा रहे हैं, इट्स अ फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट।
साल भर काम चलना है, उस साल भर में कम से कम 50 लेबर ऐसे होंगे जो आएंगे जाएंगे, आना जाना लग रहा है, आपके पास नाम नहीं होगा, तो उस केस में आप अननेम्ड WC पॉलिसी ले सकते हैं। उसमें एक ही शर्त होती है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन उतने नंबर होने चाहिए। अगर आपने 50 लेबर का लिया है तो उस दिन 51 नहीं होना चाहिए। अगर 51 हुआ तो आपको प्रॉब्लम, कम हुआ चलेगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। नॉर्मली जो जिस दुकान का है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है या वो खुद अकेला, आपको पता है कि सारे डॉक्टर्स के पास पर्सनल इंडेमनिटी पॉलिसी होती है। कौन सा? यस, अगर आप उसमें आइडेंटिफाई कर देते हैं कि 1 नाइट गार्ड, 1 बिजली मिस्त्री, 1 अननेम्ड होता है वो, बट उस डेट पर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, एक ही हो, तो कवर होता है ना। तो होम इंश्योरेंस में ये सुविधाएं हमें पता ही नहीं रहता है ना। दीज आर द पॉइंट्स जिस पे आप ये पॉलिसी बेच सकते हैं, क्योंकि ये जब लोगों को पता चलता है तो होता है कि चलो ये तो चलो ठीक है, कुछ पैसे गए पानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम ये प्रोटेक्शन है मेरे पास। तो सर एक चीज़ है सर, सर जैसे 1 साल ड्यूरिंग दी पीरियड, 1 साल कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, तो वो विद इन टाइम फ्रेम 1 ईयर के लिए होगी पॉलिसी या कैसे होगी? 2 तरीके से होता है। एक होता है कि प्रोजेक्ट पीरियड का इंश्योरेंस होता है जी, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स का होता है, कमर्शियल हाउसेस का होता है, वो प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट का 1.5 साल 2 साल का होता है। तो हम और आप एनुअल पॉलिसी लेते हैं एज इंडिविजुअल्स। अगर आपने भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा हो कि भाई फलाना सो एंड सो करा रहा है, तो वो पॉलिसी लेके आता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। वो पॉलिसी इस तरह से लेगा कि आप भी प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल, आप ही की प्रॉपर्टी कर रहा है वो। सो ही विल इंश्योर योर प्रोटेक्शन, हिज प्रोटेक्शन, उसके कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड। बट मामला वो नहीं है। मामला ये है कि आपको ये सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप मोटर पॉलिसी बेचने जाते हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पूछता है कि अच्छा मेरा वो जो ऑफिस बंद पड़ा हुआ है ना, मैं सोच रहा हूं उसको डिमोलिश करके नया, क्या कोई पॉलिसी है इसको कवर करने के लिए? तो आपको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए जिससे कि उसकी एपेटाइट वेट हो जाए, उसको इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ अच्छा इससे पता है ये, अच्छा अगली बार बात करके करा लेंगे। इन द मीन टाइम आपको जानकारी हो गई, आपने डिटेल्स इकट्ठा किया, एंड देन यू कम बैक। सर यू हैव टू मेंशन, आपको करना पड़ेगा, जैसे कि अननेम्ड कवर है वो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन इलेक्ट्रिशियन आपके घर आने वाला है। बट जिस दिन, जैसे अननेम्ड कवर में हम कहते हैं कि मेरी एक मैन सर्वेंट है, एक मेड सर्वेंट है, एक गार्डनर है, एक ड्राइवर है, हम नाम नहीं देते हैं क्योंकि इट्स पॉसिबल नहीं है। दिन में, साल में हो सकता है 2 बार में ड्राइवर घर चला जाता हो, प्रॉब्लम। तो उसी तरह आप वहां लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रिशियन, लेकिन जब दुर्घटना हुई तो वहां एक ही इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, दूसरा नहीं, क्योंकि जहां 2 हुआ तो फिर वहां कि आपने डिक्लेरेशन गलत दिया था, क्लेम इज नॉट पेएबल। नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी मामला है। अननेम्ड कवर है, अननेम्ड कवर में तो किसी का भी हो सकता है। हाँ, वो सावधानी बरतनी पड़ती है, दैट इज। अदरवाइज आप 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर। नहीं, कोई कंपनी मना नहीं कर सकती है, कोई मना नहीं। WC नेम्ड पॉलिसी भी है, नेम्ड पॉलिसी है। अभी ये जो आपका अटल टनल बना है, जब 2015-16 में जब काम चल रहा था तो मैंने उसका इंश्योरेंस किया था। इट वॉज फुल फ्लेजेड नेम्ड पॉलिसी, इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जो ओनर ऑफ द कंपनी थे, उनका भी WC में कवर्ड था। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए साल में 1 दिन भी वो प्रोजेक्ट साइट पे जाता है, 1 दिन भी, तो उसे कवर होना चाहिए वहां पर। हालांकि वो पूरे 1 साल नहीं गया था, सेकंड ईयर में 1 दिन के लिए गया था, बट कवर रहता है। नेम्ड कवर भी है, अननेम्ड भी है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और कोई इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती है आपको, क्योंकि WC बाय एक्ट इज मैंडेटरी। बाय एक्ट सिर्फ 3 पॉलिसीज मैंडेटरी हैं, एक मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, दूसरा WC, और तीसरा पब्लिक लायबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज। ये 3 ऐसे कानून हैं जिस पर कोई इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती है। और अगर कोई मना करती है और आपने कंप्लेन कर दिया तो उनके लाइसेंस खतरे में आ सकता है। ये इतना बड़ा वायलेशन है, इसलिए वो गोल गोल घुमा के कुछ इधर उधर करेंगे, बट दे विल नॉट से डायरेक्टली नो टू यू, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल ले सकता है भाई, डॉक्टर्स लेते हैं ना इंडिविजुअल, हॉस्पिटल की अलग पॉलिसी होती है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए अलग पॉलिसी लेता है, और डॉक्टर अपने लिए अलग से पॉलिसी लेता है।
सो दैट इज हाउ। नहीं, डरने की जरूरत तो बिल्कुल है। कंपनसेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है भाई। अगर किसी की मौत आपके घर पे हो जाए और वो मुकदमा अगर आपके ऊपर करता है तो आपका क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है ना, मुकदमा क्यों करते हैं लोग? कंपनसेशन के लिए कि भाई डेथ होगी, इतने पैसे दो आप। विक्टिम है ना वो। तो ये जो पॉलिसीज हैं, सरकारी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, चाहे WC हो या पब्लिक लायबिलिटी, इसमें दो चीजों का ख्याल है। एक, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिलता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, मोटर का हो या WC हो या पब्लिक लायबिलिटी हो। और दूसरा कि जो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम है, जिसने गड़बड़ी की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मोटर व्हीकल्स में क्या है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए आपको बंद किया जा सकता है अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि आपने इसे मारा है। एंड बाय एंड लार्ज वो मामला कभी नहीं आता है, 6 महीने ज्यादा किसी को सजा नहीं मिलती है। उसी तरह सिमिलरली अगर WC में अगर किसी की डेथ हो जाती है आपके घर पे, तो जो विक्टिम है उसे तो कंपनसेशन मिल गया ना पॉलिसी के तहत। आपका क्या होगा फिर? द मोमेंट इट इज एस्टैब्लिश्ड कि भाई इट वाज एन एक्सीडेंट एंड उसकी मौत हुई है, यू आर ऑफ द हुक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनसेशन तो उसको मिल ही रहा है एक्ट के तहत। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही पॉलिसी के तहत क्लेम पेएबल है ना, डबल नहीं हो सकता ना। बट नॉर्मली जहां भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो पॉलिसीज लेके रखते हैं पब्लिक लायबिलिटी की, WC की, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। नहीं करने देते, सही है, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप होम इंश्योरेंस करा किस लिए रहे हैं? क्योंकि आपने हाउसिंग लोन ले रखा है इसलिए, या प्रिकॉशन ले रहे हैं, या किसी ने समझा दिया है कि भैया करा लो तो अच्छा रहेगा? ये आपको क्लाइंट को समझाना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ हाउसिंग लोन के लिए ले रहे हैं तब तो बात नहीं बनती, क्योंकि हाउसिंग लोन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस मांगता है, एंड विच मे नॉट बी करेक्ट। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं डिस्कशन कर रहा था, मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या होता है कि होम इंश्योरेंस में जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस कंपनीज कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन देती है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पर स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उतना ही देंगी। अब आपने ग्रेटर कैलाश में एक बंगला लिया है, एक तो वो इलाका महंगा है, प्लस वहां पर जो चीजें आएंगी वो महंगी होंगी। आपने 6 करोड़ का खरीद लिया उसको, 3000 स्क्वायर फीट का इलाका है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना है? 60 लाख रुपए। क्यों? 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है। तब क्या हुआ? 60 लाख, और आपने तो 6 करोड़ का खरीदा है। पहला डिस्कनेक्ट तो वहीं हुआ आपसे। तो भाई समझाना पड़ता है कि भाई 6 करोड़ में तो जमीन भी है ना, जमीन का तो हम इंश्योरेंस नहीं करते हैं। पर जब चलो फिर भी ठीक है, मान लो आधा निकाल दिया, फिर भी 3 करोड़ मैंने खरीदा, मैंने तो 3 करोड़ के चेक दिए हैं, देखो मेरा अग्रीमेंट है 3 करोड़ का। बट क्वेश्चन ये है कि और आप उस जहां से आपने लोन लिया वो भी बोलेगा कि साहब 3 करोड़ का इंश्योरेंस मुझे लाके दो, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी उसे चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी करने को तैयार नहीं है। तो क्या करेंगे आप? बताइए। और ऐसे केसेस आएंगे आपके पास, क्योंकि अब जो जिस तरह से हमारे इकोनॉमी में बूस्ट हो आ रहा है, कई सारी चीजें रिकॉर्ड पर आने जा रही हैं अब, लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग हाउसेज एज वेल। तो अब समस्या क्या होती है? तब आप वो लेटर लेके जाते हैं इंश्योरेंस, भाई देख मैंने तो 3 करोड़ रुपए पेमेंट किए हैं ना, आई नीड हाउस। सो बाय एंड लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज विल नॉट गिव यू एन एनुअल कवर देयर। वो कहेगा आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले लो, 10 साल की पॉलिसी ले लो, क्योंकि उसे भी अपनी जान बचानी है। वो जानता है कि इसकी कीमत 3 करोड़ नहीं है, आई मीन कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट 3 करोड़, लेकिन अगर वो कवर देता है तो वो फंसता है। तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी देगा, क्योंकि सबों को पता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ओनली फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। जहां से आपने लोन लिया है उनको दिखाने के लिए कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है। अगर क्लेम हो जाए तो उसमें अलग लफड़ा आता है, क्योंकि 5 साल के बाद जो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसमें ऊपर नीचे होता है मैक्सिमम, और आपने तो करा रखा था 3 करोड़ का। अगर पैंडेमिक टाइप सिचुएशन आ गया तो कौन खरीदेगा उसको? विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी थी, गोवा वाला विला जो बिका फाइनली, वो 750 करोड़ से शुरू हुआ था, आई एम टोल्ड कि 80 या 90 करोड़ में बिका है, या 100 करोड़ में बिका है। वैल्यूएशन उसका 750 करोड़ का था। तब क्या होगा? कंपनी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लूज मनी। हाउसिंग जो करना, जो फ्लैट लिया था उसका इंश्योर कराया था, कंपनी
वो नहीं, क्लेम पेबल नहीं है, क्लेम पेबल नहीं है, मालूम मुझे, उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है कि डेथ इज नॉट कवर्ड। किसी ने पढ़ा नहीं है? नहीं, कोविड की बात नहीं है, उसमें आप पढ़िएगा टर्म्स एंड कंडीशन में। नहीं कोविड नहीं, कोविड तो कवर कर देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कि उसमें है जो हम, मुझे मालूम है इसलिए चूंकि टाटा फाइनेंस का मैंने डॉक्यूमेंट मंगवाया था। तो कवर ही नहीं करते ना वो, तो बात ही खत्म हो जाती है फिर। मैंने टाटा फाइनेंस का डॉक्यूमेंट मंगवाया था, मैंने देखा उसमें, फिर मैंने उनसे सवाल किया, उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कि भाई आप कोलैटरल सिक्योरिटी मेरे लाइफ पे ले रहे हो या बिल्डिंग पर ले रहे हो, दोनों चाहिए। तो हमने कहा तो भाई अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो आप कवर कहाँ कर रहे हो इसमें? दे डिड नॉट कम बैक टू मी। ऑफ कोर्स वी हैव टेकन अप दिस मैटर विद द IRDA, रेस्ट एश्योर्ड। मैंने ही डिटेल्स बना के भेजा है, और एक नहीं 3 कंपनीज ऐसी और भी हैं। वो एक्सक्लूजन है, नहीं कवर है वो। आपको पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए थी अगर कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो। आपको मैं आपकी बात समझ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 25 लाख रुपए का जो पॉलिसी दिया वो किसके लिए दिया? वॉज इट अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द इंडिविजुअल? भाई आप मेरे ही जीवन पे ये पॉलिसी ले रहे हैं ना, तो अगर आपने उसमें ये कह दिया कि साहब मेजर इलनेसेस आर नॉट कवर्ड और मेजर इलनेस से मेरी मौत हो जाती है, तो क्लेम पेबल ही नहीं है ना, सिंपल। तो गलत दे रखा है ना उसको। तो आपने लिया क्यों बिना पढ़े हुए उसे? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं, व्हाट ही सेज इज अ जेन्युइन क्वेश्चन कि 99.9% केसेस में मिस सेलिंग होती है, और मिस सेलिंग इज मोर प्रोमिनेंट इन नॉन लाइफ एज कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। कुछ नहीं हुआ मतलब? तो क्रिटिकल इलनेस था, वो आदमी बंदा रहा ही नहीं, तो फिर अब क्रिटिकल इलनेस क्या होगा? भाई जिस आदमी के लाइफ पर आपने ये पॉलिसी ली थी वो आदमी तो है नहीं, अब खत्म, कुछ ना मिलता। दिस पॉलिसी वॉज रॉन्गली टेकन, या जिसने बेचा उसने गलत बेचा। आंसर सॉरी प्लीज। हाँ, नहीं, क्वेश्चन इज कि क्या फर्स्ट एंड सेकंड वाला ने पॉलिसी ले रखी है? हाँ, तो दैट्स नॉट एन इशू। नहीं, अब फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर वालों के पास पॉलिसी है या नहीं है तो कवर्ड है ऑटोमेटिकली। वाई रिवर्ड? नहीं, रीइंस्टेटमेंट का होता है कि आइदर दे गिव यू दैट अमाउंट और दे विल बिल्ड योर हाउस। द क्वेश्चन इज, इन द लास्ट 32 years आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ सिचुएशन कि इंश्योरेंस कंपनी मकान बना के दे, तो कॉम्पनसेशन ही देगी वो, बिल्कुल रीइंस्टेटमेंट वैल्यू का होता है। हाँ जी साहब। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपने ले रखा है अपने एम्प्लॉयज के लिए और उसके अलावा WC पॉलिसी है तो दोनों पेएबल हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज WC, हाँ, अगर उसकी मौत हो जाती है तब, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इज नॉट मैंडेटेड बाय लॉ। आपने गुडविल जेस्चर में अपने एम्प्लॉयज के लिए ले रखा है, सुविधा है, बट WC इज मैंडेटेड। WC तो आपको लेना ही लेना है अपने एम्प्लॉयज के लिए। अगर कल उसकी मौत हो जाती है, बाय एंड लार्ज मेरा अपना अंदाजा है कि शायद 50% ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेज इन द कंट्री WC पॉलिसी नहीं लेते हैं, वो GPA और GMC देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि बाय एंड लार्ज GMC और GPA देने पर लोगों का काम चल जाता है कि भाई कल कोई प्रॉब्लम है। जैसे एक पर्टिकुलर गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, उसके एम्प्लॉय का डेथ हो गया था, तो 10 लाख का PA पॉलिसी था। उन लोगों ने साइन ऑफ करके दे दिया कि हमें WC क्लेम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये घटना है आज से 7-8 साल पहले, उस वक्त WC में मैक्सिमम क्लेम पेएबल वाज
अबाउट 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से पीए पॉलिसी वाज बेटर, 10 लाख रुपए मिल रहे थे उसको। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में हेराफेरी होती है एंड इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ क्लेम, फॉर इंस्टेंस आपका एम्प्लॉय है, आपके यहां नौकरी कर रहा है, फोर्ज डॉक्यूमेंट में नौकरी कर रहा है, तब उसकी मौत होती है, दैट इन नो वे अफेक्ट्स हिज क्लेम। मौत अगर उसकी हुई है तो पॉलिसी के तहत आपको क्लेम पेमेंट करना है। नहीं, बट क्वेश्चन इज दिस कि आर यू एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग दैट डॉक्यूमेंट? तो इन दैट केस देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसा सिचुएशन में नॉर्मली हमारे पास जनरल इंश्योरेंस में 2 तरह की पॉलिसीज होती है। एक होता है पर्सनल इंडेमनिटी कि भाई मेरे ऊपर कोई दावा अगर होता है तो उसके लिए होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, पॉलिसीज हैं, आर्किटेक्ट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिसीज हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए ले सकता है, इधर कैश के लिए ले सकता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर वो ऐड करेंगे तो दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड। एजेंट पर से नो। अब जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं वो ले सकता है, अब उसका स्टेटस तो एजेंट अगर है तब मुश्किल है। नॉट एन इशू, वो तो खैर दैट्स अ सेपरेट पार्ट। नाउ मैं इन पॉलिसीज का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि ये प्री अंडर रिटन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और ये लेटेस्ट हैं, दीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IRDA ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये पॉलिसीज बेची जाएं, और इन पॉलिसीज के तहत ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा एजेंडा भी है। एजेंडा ये है कि आपने नोटिस किया है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में सबसे ज्यादा नेचुरल कैटास्ट्रोफीज हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के कारण है ऑफ कोर्स। अब देश के हर हिस्से में इतनी लार्ज स्केल पर इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, तो ये एक तरीका निकाला गया है कि इस तरह से सबों को आप पॉलिसी बेचें ताकि किसी का अगर क्लेम होता है तो इसके पॉलिसी के तहत कवर्ड हो जाता है। एंड दीज आर ऑल ओवर द काउंटर एंड प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट्स अवेलेबल। एक मिनट, आई जस्ट कम बैक टू यू। आप जिनके घर जाते हैं, कई बार लोगों से मिलते हैं, लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कोई विदेश जा रहा है, बहुत सिंपल पॉलिसी है, 5 मिनट भी नहीं लगता है, ऑनलाइन जाके आप पॉलिसी दे सकते हैं। इसमें आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, क्लाइंट का पासपोर्ट नंबर और कितने दिनों के लिए कहां जा रहा है। ये आप घर बैठे बेच सकते हैं किसी को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय एंड लार्ज आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कहां जा रहा है। जैसे अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो उसकी पॉलिसी में लायबिलिटी कवर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि अमेरिका इज अ वेरी लिटिगेंट कंट्री, वहां छोटी छोटी चीजों पे लोग कोर्ट में वो चले जाते हैं, मुकदमा होता है, तो आपके पास एक लायबिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए। ज्यादातर केसेस में ट्रैवल इंश्योरेंस को हम लोग ओवरसीज मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मेडिक्लेम का ज्यादा कवरेज होता है, और अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए अलग होता है। आपके घर अगर किसी की कोई गेस्ट आया, उसकी टांग टूट गई, उसने आपके ऊपर दावा किया, तो यू आर लायबल टू पे दैट कंपनसेशन, देयरफॉर लायबिलिटी। पर्सनल एक्सीडेंट ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने बात कर ली है, ये आप कर रहे हैं ऑलरेडी। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्लाइंट से आप बात करते हैं, तो पहला नॉर्मली होता है कि मुझे जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की, तो मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है, और अगर हो गया, ओ माय गॉड, ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। पैंडेमिक के बाद ये धारणा बदली है, तो प्लीज इनकैश इट। लोगों को ये पता चल गया है कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के परेशानी होती है, देयरफॉर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। नाउ ये जो मेरा लास्ट स्लाइड है, नॉर्मली आप जिन लोगों से मिलते हैं, नौकरीशुदा लोग हैं या छोटा वो स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेस वाले हैं उनसे, लेकिन उसी में कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसकी अपनी फैक्ट्री हो, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, दैट इज इमैटीरियल। उनके लिए हम SMEs की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो SMEs होते हैं, छोटे कंपनीज। नाउ क्वेश्चन इज कि इसमें आप पैकेज बना सकते हैं। आप ये सोचें कि अगर आप उस फैक्ट्री में हैं,
क्या क्या चीजें हो सकती हैं गड़बड़। आग, बाढ़, बिजली गिर सकती है, बिजली के वायरिंग से आग लग सकती है, डाका हो सकता है, चोरी हो सकती है, आपके घर में कोई आके सामान आपका उठा के, जो रॉ मटेरियल्स उठा के ले जाता है, इस तरह की जितनी सारी चीजें, आपके एम्प्लॉयज को चोट लग सकती है। तो क्वेश्चन इज कि आपके इमेजिनेशन पर है। अगर आपको लगता है कि ये खतरा हो सकता है, आप ऐड कर दें उस खतरे को, पैकेज पॉलिसी बनाई जा सकती है। इसे हम कहते हैं टेलर मेड पॉलिसी। आपको अगर जरूरत है इन 10 कवर्स की, हम आपको 10 देंगे, आपको 5 चाहिए, हम सिर्फ 5 ही देंगे आपको। लेकिन बाय एंड लार्ज आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कवर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई आपसे बात करते भी पूछता है तो हाँ साहब कवर तो है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर। कमर्शियल लाइन के जो बिजनेस, जैसे हम लोग बात करते हैं फायर की या लायबिलिटी की, ये सारे ओवर द काउंटर नहीं बिकता, ये अंडरराइटिंग इसकी होती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो सब कहानियां सुनाते हैं ये लोग। भाई मैं तो आपको बता रहा हूं, 5-6 साल पहले मैंने 3 जर्मन घोड़ों का इंश्योरेंस किया था न्यू इंडिया से, जबकि पूरे देश में किसी ने करने से मना कर दिया था। एवरीवन सेड नो, नॉट पॉसिबल। और मैंने न्यू इंडिया से कराया। पर्सनल रिलेशन थे, मेरे जनरल मैनेजर थे जफीर आलम साहब, ही वाज माय बॉस वन टाइम। मैंने उनको कॉल करके कहा, हमने कहा सर कोई करने को तैयार नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम ही से करवाना है। हमने कहा सर रिस्क फ्री है, क्योंकि उन 3 घोड़ों के लिए एक हवाई जहाज बुक हुआ है, सोचिए। और उस हवाई जहाज में वो ग्राउंड बनाया गया जहां घोड़े रहते हैं, सेम मिट्टी का इस्तेमाल किया गया जो वहां पर अपने घर पे था वो। और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी स्टडीज में आई थी मेरे पास। सोचिए, उतना बढ़िया रिकॉर्ड तो हम अपने बच्चों का नहीं रखते हैं। दैट इज हाउ इट इज। एंड देन दे केम हियर, अभी दे आर विद द इंडियन आर्मी राइट नाउ, बट इट वाज रिस्क फ्री। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि क्या हम इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नहीं। सिंपल सा सवाल है। हमें यह डर लगता है कि अगर उसने सवाल पूछ दिया तो हमें जवाब देने में परेशानी होगी। वो तो अलग बहुत बड़ा विषय हो जाता है। सबसे पहला तो होता है कि हमें जानकारी ही नहीं, हम जवाब क्या देंगे ना। प्लीज रिमेंबर, आप जब भी कोई पॉलिसी बेचने जाते हैं, अगर आपने ये कह दिया अच्छा ठीक मैं बाद में बताऊंगा, तो यू लॉस्ट द क्लाइंट, वो दोबारा आपके पास नहीं आता। तो उस स्टेज पर आपको कुछ कहना है। ये उस कुछ कहने के बाद के लिए कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज हाउ वी प्रोसीड। अदरवाइज बाकी तो खैर बहुत सारे डिस्कशंस हैं। इनफैक्ट बिमटेक में हम लोग तो सेशंस भी कराते हैं, पर्टिकुलरली फॉर नॉन लाइफ पीपल। तो हम लोग का 20 घंटे का सेशन हम लोग कराते हैं उसमें। तो उसमें भी कई लोग आते हैं, इस तरह आप तो खैर फिर भी बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। उसमें तो ऐसे सवाल आते हैं जो कि यहाँ से अगर ये क्या नाम था उसका, वर्जिन एयरलाइंस वाला हमारा जो ओनर, हु इज द ओनर ऑफ वर्जिन एयरलाइंस, हु वेंट टू द मून, अभी जस्ट गया था। तो उसके बारे में आया कि साहब क्या उसको हम ट्रांजिट पॉलिसी दे सकते हैं यहां से मून आने जाने के लिए। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज वी डू नॉट नो वहां एटमॉस्फेयर क्या है। बट इस तरह के सवाल लोग करते हैं ना। मेरा इसमें एक ही सजेशन होता है कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जितने आप सवाल पूछेंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो नीचे वाले से क्या लेने देना आपका? आपका पेरिल क्या था? अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक से आपका घर टूटा, बात खत्म। ऊपर नीचे से क्या लेना देना? इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, आपको घर बना के नहीं देगी। सॉरी, आई थिंक आज की तारीख में 8,48,000 रुपए है एट द बेस वेजेस ऑफ 20,000। नहीं, कोर्ट से होता है, बट देखिए कोर्ट से इंप्लीमेंट होता है। आई विल बी ऑनेस्ट, कोर्ट से इंप्लीमेंट होता है, सारा काम तो कंपनी करके देती है, जैसे हम ही लोग बना के दे दिया करते थे। हाँ सर, एक सेकंड, नागपाल जी बैठ जाइए, नागपाल जी बैठ जाइए। सर कैरियर के लिए पूछ रहा हूँ कि सर के पास आगे नागपाल जी बैठिए, मैं बता रहा हूँ सर, उसी बात सर, उसी बात प्लीज। मैं समझ गया, आपका चेहरा देख के समझ गया। वैसे मेरे आप बड़े भाई हो, ऐसे मुझे आपकी हालत वैसी है जो नई नई शादी करता है। मैं आपकी हालत को समझ रहा हूं।
मैं भी आपके बीच से ही हूं। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे सवाल जनरल इंश्योरेंस वाले, जैसे शादी जो नहीं करता उस दोस्तों से पूछा क्या होता है, कैसे करना होता है, बता भाई बता, वैसी स्थितियां आपको गुजर रहे हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि आप लोगों को जनरल इंश्योरेंस का एक फुल डे सेशन चाहिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। करें क्या? सीखना चाहते हो क्या? हेलो, बोलो बोलो बोलो। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में कहां पर है पता आप लोगों को? परी चौक। मैं प्रार्थना करूंगा सर से, MOU साइन कर लेते हैं FPRT और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। जितने लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, फैकल्टी सर के साथी होंगे, सर होंगे और भी टीम होगी, मेरा बेटा राघव भी रहेगा उसके अंदर, और हम लोग सब 2 दिन से हो जाएगा, 3 दिन बुलाए, 3 दिन लगेगा। 3 दिन का सेशन होगा, 3 डे। वहां आप रुकने का भी इंतजाम करेंगे? कर देंगे सर। कर देंगे। ठहरने का इंतजाम भी वही हो जाएगा। कैसा रहेगा आइडिया? और एक सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे सर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। आप लिख सकते हैं कि मैं बिरला इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूं, सर्टिफिकेशन दे देंगे हम आपको। वैसे आप मैट्रिक पास भी ढंग से नहीं हो, और हम आपको बिरला की डिग्री दे देंगे साथ। करेंगे इस काम को? कितना लोग आना चाहेंगे सेशन? खड़े हो जाओ, उनके फोटो खींच लो भाई, बाद में मेरे को तकलीफ देंगे। हाँ, एजेंसी का भी बताएंगे, पहले इतना काम सीख क्या वो उसी का पार्ट है। बैठ जाइए नागपाल जी, अब तो बात आपकी पूरी होगी ना? नहीं, मैं बच्चों के अपने आगे, जैसे आपके बच्चों का हुआ है, तो मेरे खराओ चाय पियो, मैं बताऊंगा क्या करना है यार, क्या बात है? सर ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। अपने बच्चों को अगर इंश्योरेंस के बिजनेस में लाना चाहते हो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में पढ़ाइए। 100% प्लेसमेंट है, आपके बच्चे को कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। पहले पढ़ाई पूरी करते ही 7-8 लाख रुपए का पैकेज नॉर्मली लग जाता है सर आपके यहाँ। आज की तारीख में 840 के आसपास 840 का पैकेज एवरेज है वहां पे। और आप अगर इंश्योरेंस में बच्चों को लाना चाहते हैं, उससे अच्छा फ्यूचर कोई नहीं। मैं पागल नहीं हूँ, दोनों बच्चों को वहाँ पढ़ाया है मैंने। तो आप बाकी सर से सीधी बात कर सकते हैं। जब आप ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो सर आपके कांटेक्ट में वैसे ही आ जाएंगे। वो मैं अतुल जैन से निवेदन करूंगा जल्दी ही कोऑर्डिनेट करके। अतुल जी ने कोई बात नहीं, मैं बात करके सर से ही डेट अनाउंस कर देंगे। दिवाली के बाद ये 3 दिन का सेशन करेंगे। इसकी जो भी फी होगी आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को देनी है, और वहां से आपको ये सेशन करना है। ठीक है सर? ओके, राजी हो, खुश हो ना? उसमें सब्जेक्ट बता रहे हो ना, पूरा का पूरा करिकुलम आपको बताया जाएगा, उसके बाद ही आप जाओगे। इतने शरीफ तो आप भी नहीं हो। हाँ, मैं सर का धन्यवाद देता हूं, और सर के इस मार्वलस सेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर। थैंक यू वेरी मच। रियली ये जो छोटी छोटी बातें सर ने बताई है ना, इनकी डिलीवरी, ये चीजें यदि आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे तो उस पर क्लाइंट पर इतना असर जरूर पड़ेगा कि हाँ, ये बंदा कुछ जानता जरूर है यार, ये औरों से तो हटके है। तो औरों से हटके है तो फिर चेक भी आपके हाथ में आएगा, और फिर दूसरी चीजें जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो भी नहीं आएंगे, और आपकी एक इमेज, आपकी एक साख बनती है, आपकी ब्रांडिंग बनती है, और ब्रांडिंग आपको हमेशा पे करती है ऑलवेज। ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई राजेश राठौर से, वो आए। और मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज राजेश जी को हेल्प करेंगे सर को एक टोकन ऑफ लव देने के लिए, प्लीज। So nice of you. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. ये हमारे ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स है। आप चूंकि आप टीचिंग में हैं तो हम सारे स्टूडेंट ही हैं। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर से सर के लिए तालियां बजाइए। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सर।